नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने शो बातचीत में। आज हम बात करेंगे श्री आनंद अग्रवाल जी की। आनंद अग्रवाल, जी हाँ, एक ऐसा नाम है जिससे आप सभी जरूर से परिचित होंगे। तो बात करते हैं एजुकेशन की, तो इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में क्रांति सिला दी है विद द ब्रांड नेम ऑफ वैदिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री आनंद अग्रवाल जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में कुछ हमसे आज शेयर करेंगे और आप लोगों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट हम ऐसे टिप्स आपको देंगे सर के माध्यम से, जो कि आपकी लाइफ को और अच्छा और सक्सेस बनाने में बहुत ही यूजफुल रहेगा। उम्मीद करता हूं आज के इस पॉडकास्ट से बहुत ही ज्यादा कुछ फ्रूटफुल आपको सीखने मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट श्री आनंद अग्रवाल जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज अपना कीमती समय निकाल कर आप आए हो। तो मैं चाहूंगा कि आपसे बहुत ज्यादा कुछ मैं नॉलेज आपसे ले सकूं, ताकि मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल हो सके ये। तो आनंद अग्रवाल, जब नाम सुनते हैं ना अग्रवाल, तो माइंड में आता है कि एक बनिया फैमिली से बिलोंग करता है और पक्का इसका बिजनेस होगा, ये बिजनेस वाला आदमी है। तो सर, आप मेरे को बताइए कि नॉर्मल ट्रेडिंग वाला बिजनेस को छोड़ के आप एजुकेशन सेक्टर में कैसे आए, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो जरा आप हमारे ऑडियंस को बताइए। मैं भी कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में कि मैं एजुकेशन सेक्टर में आऊंगा, लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने याद कर रहा था, तो मुझे याद आया कि मेरा फर्स्ट जो मेरा दक्षिणा था कह सकते हैं, या जो मेरा फर्स्ट इनकम था, दैट वाज फ्रॉम ट्यूशंस। मैं पहली बार दिल्ली में ट्यूशंस पढ़ाया था और 1500 रुपया उसमें से मुझे मिला था, एंड दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि वो मेरा लाइफ का पहला इनकम था। यहाँ आने के बाद मैं एजुकेशन सेक्टर में नहीं था, लेकिन शायद डेस्टिनी को लगता था कि मुझे इस लाइन पे लाना है एजुकेशन सेक्टर में, और मैं आज यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देख के बहुत खुशी होती है। सर, जैसे हमको पता चला आपके बारे में कि आपकी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो MBA है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उसके आगे भी आपने कुछ और MBA किया। मैं MBA किया। तो आपके हिसाब से MBA पढ़ने का आपको आपके वैदिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को चलाने में क्या मदद मिली? क्या ये फ्रूटफुल होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट बताइए, क्योंकि ऑडियंस भी एकदम जेन्युइन आंसर चाहती है कि क्या MBA करके हम रियल में खुद से क्या अपना एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ दुनिया में जो माँ होती है उसको कोई ट्रेनिंग मिला नहीं होता है। वो अपने बच्चों को दुनिया के सबसे बेहतरीन नर्स से भी ज्यादा अच्छा प्यार करती है, केयर कर पाती है। क्यों मालूम है? कि उसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो मानती है मेरा बच्चा है। ऐसे ही मुझे इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन मेरा ये कन्विक्शन था कि मेरे उड़ीसा में, मेरे शहर में मुझे जो एजुकेशन दे के दिल्ली भेजा और दिल्ली में मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाया, मैं उससे बेहतरीन अपने बच्चों को दूंगा, ताकि यहाँ का बच्चा दुनिया में कहीं पे भी जाएगा तो वो अपना परचम लहराएगा, संबलपुर का झंडा ऊंचा रखेगा। तो ये एक सोच काम करता है। MBA एक डिग्री है, प्रेजेंटेशन के लिए हेल्प करता है कि आप अच्छे चीजों को प्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन जो अच्छा करने के लिए वो कन्विक्शन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि ये मेरे हैं। ये एक सोच सबसे बड़ा बदलाव का जगह है। सर, बात जब हम कर रहे हैं एजुकेशन की ही, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी बेसिक स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं जिला स्कूल से पढ़ाई किया 10th में, एंड ग्रेजुएशन में GM कॉलेज से किया, एंड फिर दिल्ली में MBA करने गया, एंड फिर उसके बाद जॉब किया, एंड बाकी स्टोरी तो ऑलरेडी हम बात कर ही रहे हैं। जैसे आपने कहा सर, आप जिला स्कूल से आप मैट्रिकुलेट हुए हैं, तो स्टेट बोर्ड होता है शायद वहाँ पर। तो आज के टाइम में आपके हिसाब से कौन सा बोर्ड ज़्यादा जरूरी है बच्चों के लिए? क्या उसको हम स्टेट बोर्ड में रहने दें कि उसको हम उठा के इंग्लिश बोर्ड में डाल दें? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं अप टू क्लास 7 तक गांव में पढ़ाई किया है। यहाँ छोटा सा गांव है लैड़ा बोल के, एंड क्लास 4 में ABCD बोलना मैं सीखा। इससे मुझे आज के डेट में इंग्लिश बात करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। बोर्ड जो होता है, वो मीडियम जो होता है, चाहे इंग्लिश हो, उड़िया हो, हिंदी है, एक सिर्फ एक माध्यम है। आज के जमाने में जो पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा को इंग्लिश नहीं आता है तो शायद दुनिया में कुछ नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ा भ्रम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पास नॉलेज है कि नहीं, कॉन्सेप्ट है कि नहीं, और उसको लागू करने के लिए आपके अंदर ललक है कि नहीं। अगर ये चीज है तो मीडियम इज जस्ट ए वे टू लर्न।
कोई मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भ्रम है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, ज्यादा अच्छा बोलेगा, ये सब भ्रम है। मैं कहता हूं पेरेंट्स को अब इससे हटना चाहिए और अपने मातृभाषा को प्यार करना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी लैंग्वेज सीखे, वो एक एडिशनल चीज है, इट्स अ गुड थिंग, नो इश्यू एट ऑल। सर आज हमारा जमाना टेक्नोलॉजी का है। हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा स्पीडली ग्रोथ हुआ है, आज इवन और स्पेशली हम बात करें तो इसमें कोविड का भी बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज हर एक बच्चा ऑनलाइन स्टडी की तरफ मतलब झुक गया है, ऑनलाइन स्टडी से एक्वेंटेड हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इन नियर फ्यूचर जो हमारा फिजिकल फेस टू फेस स्कूल का जो मॉडल है, क्या वो बंद होकर कंप्लीटली ऑनलाइन मॉडल में आ सकता है क्या? देखिए, इसका सिंपल आंसर है कि अगर हम देखते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के मामले में या बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन में हम अमेरिका से पीछे हैं। अमेरिका हमसे 10 साल, 5 साल, 15 साल आगे हो सकता है चीजों के, टेक्नोलॉजी के यूसेज को लेके। तो क्या अमेरिका में, यूएसए में आज फ्रंट टू फ्रंट क्लासरूम सेटअप बंद हो चुका? नहीं हुआ है। आज भी हार्वर्ड में फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग आज भी मौजूद है। तो ये हमेशा रहेगा। आज जितने भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, अभी इसे हम दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, हम ओवर फोन भी बात कर सकते थे, लेकिन जो ह्यूमन टच है, जो एक एटमॉस्फेयर है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जब स्कूल में आ रहे हैं, हम कंटेंट लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, वी आर कमिंग फॉर एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को तो उस जगह पे एक मंदिर में जा रहे हैं, तो मंदिर का एक्सपीरियंस तो मंदिर में जाके होगा। आप फोटो देख सकते हैं टीवी में, आप मन में कामना कर सकते हैं, लेकिन मंदिर का जो भाव है, जो वहां का आशीर्वाद है, वो तो वहीं जाके मिलना है। तो क्लासरूम सेटअप कभी भी बंद नहीं होगा। 10,000 साल पहले भी था और 10,000 साल बाद भी रहेगा। टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन 1-to-1 और क्लासरूम सेटअप हमेशा बरकरार रहेगा। सर एक एजुकेशन संस्थान चलाना एक कोई मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि आप एक वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, आपको अच्छे फैकल्टीज चाहिए, फिर स्टूडेंट लोगों का आना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ मेरे जो ऑडियंस है, जो अगर ऐसा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में वो भी कुछ ऐसा एजुकेशन सेक्टर में जाएं, तो उनके लिए आप क्या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बोलेंगे जिसका वो बात को ध्यान रखें, ताकि वो भी अपने फील्ड में, मतलब जो उनका जो एजुकेशन का जो सेटअप होगा उसमें सक्सेस उनको हासिल हो? 3 चीज जो चाहिए, उसका नाम है ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारी। ये तीनों चीज अगर आपके पास है, आप कोई भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आप ग्रोसरी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं। ये तीनों चीज अगर आपके पास है, आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। सर जब एक्चुअली जब आप आज का हमारा आपका रिकॉर्डिंग होने वाला है ना, तो ये चीज़ कुछ लोगों को सिर्फ पता थी। तो उसमें से एक पेरेंट हैं, उन्होंने मेरे को स्पेशली कॉल किया, बोला कि जब आएंगे आनंद सर, तुमसे एक बात पूछेगा कि स्कूल में आप हजारों बच्चों को मैनेज करते हो, हमारे घर में हमारा एक बच्चा हमसे मैनेज नहीं होता तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकें? कुछ प्रैक्टिकल टिप दीजिए कि जो बच्चा स्कूल में आराम से रह पा रहा है, घर में क्यों नहीं रह पाता, तो उसको हम कैसे उसको मैनेज करें? देखिए, पहली बार स्कूल में जब मैं चेयरमैन हूं, मैं सारे बच्चों को मैनेज नहीं कर रहा हूं, मैं उसके लिए एक थीम बना रहा हूं। जैसे आज कोई देश में प्रधानमंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे जिलापाल है, वो अकेले मैंने उनके एक सिस्टम काम करता है और उस सिस्टम को मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्रोसेस रहता है। वैसे ही स्कूल में आज हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, वार्डन्स हैं, मेंटर्स हैं, ये सब पूरा सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम को हम कैसे मॉनिटरिंग करें, उनको सही ट्रेनिंग दें ताकि हर एक बच्चे को फोकस कर सके। हमने ये चीज इंश्योर जरूर किया है कि हमारे स्कूल में भले ही 3,000 बच्चे हो, लेकिन 3,000 बच्चे में हर एक बच्चे को फोकस करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बच्चा भी नहीं छूटना चाहिए, इस थीम के साथ हम चलते हैं और वो पॉसिबल है अगर आप मानते हैं कि एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। अदरवाइज आप सोचिए इतना भीड़ में क्या कर सकता हूं। सॉरी, अगर आप जितना स्कूल चला, कोई भी चीज चला रहे हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हर एक बच्चा जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक माँ बाप का एक बच्चा है और वो एक बच्चा भी छूट जा रहा है तो उस माँ बाप के सपने अधूरे रह जाते हैं। ये स्कूल को समझने की जरूरत है और अगर वो ध्यान आ जाए स्कूल के अंदर या किसी भी संस्था में, तो वो चमत्कार रिजल्ट ला सकता है। सर एक और प्रैक्टिकल आप हमको चीज बताइए, स्कूल में जैसे आपने बोला कि आप अकेले मैनेज नहीं करते, आपकी पूरी एक सिस्टम, एक टीम है, बहुत सारे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, तो वो भी कम से कम 100-150 लोग वो भी होंगे।
अगर 3000 बच्चों को संभालना है तो उनके पीछे 100-150 टीचर भी आपने लगाए होंगे, तो उन 100-150 को भी मैनेज करते समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता होगा। बहुत बार ऐसे सिचुएशन आती होगी कि कोई एक टीचर आपकी बातें नहीं सुन रहा लेकिन आपको उससे बात मनवानी है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करें हम, इस सिचुएशन को कैसे हम टैकल कर सकते हैं? देखिए, आप जब गिटार बजाते हैं तो गिटार में आप देखे होंगे जो स्ट्रिंग्स लगे वो सब में स्ट्रेस रहता है, लेकिन स्ट्रेस को जब दबाएंगे आप बजाएंगे तो उसमें संगीत निकलता है, बहुत मधुर संगीत। तो हर स्ट्रेस में एक मधुरता होता है अगर उसको आप सब सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम करते हैं। आप उसको मानते हैं कि ये मैं कहाँ फंस गया, मुझे स्ट्रिंग को बजाना पड़ रहा है, तो वो संगीत बदल जाएगा। हम सारे बच्चों को, सारे जो हमारी टीम है, हम इसी मकसद के साथ काम करते हैं कि ये जो बच्चों को डील करने का, ये बच्चों को देखने का हमें जिम्मेदारी भगवान ने दिया है और इसको हमें ईमानदारी से करना है, तो बहुत मजा भी आता है। इन बच्चों को जो खुशी देखते हैं, इन बच्चों को जो सक्सेस देखते हैं, इन बच्चों के चेहरे में हंसी देखते हैं, तो पूरी एनर्जी रिचार्ज होती रहती है। तो हमारी तो कभी थकावट होती नहीं, हम दिन भर रिचार्ज होते रहते, मैं ये कह सकता हूं इन बच्चों के बीच में रह के। बहुत ही बढ़िया आपने आंसर दिया सर। अब इसके बाद सर, अभी हमारे पास ना कुछ बच्चों का मैसेज आया था जिन्होंने बोला कि हम ना सर को सिर्फ देखते हैं, सर आते हैं गाड़ी में और अपने ऑफिस चले जाते हैं, हम सर से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनको और समझ नहीं पाते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके कुछ क्वेश्चंस हमको भेजे हैं जो मेरे माध्यम से वो आपसे जानना चाहते हैं। जस्ट लाइक इट्स अ रैपिड फायर राउंड सर। कुछ हम आपसे बच्चों के जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और बच्चे उनका आंसर जानना चाहते हैं। सबसे पहला, फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पर आज नहीं होते, अगर आप वैदिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं होता, तो क्या होता? क्या बिजनेस कर रहे होते आप? मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा था, क्योंकि कपड़े का मैं कर रहा था उसके पहले। आई वॉज इन क्लोथ। अभी तक की आपकी लाइफ का एक मेमोरेबल इंसिडेंट, चाहे वो आपका स्कूल का हो, आपके कॉलेज का हो, या आपका पर्सनल लाइफ का हो, कुछ मेमोरेबल इवेंट अगर मोमेंट कह सकता हूं, जब हमारे बच्चे उड़ीसा में टॉप 10 रैंक्स पे आना शुरू किए। जो फर्स्ट टाइम जब मानसी अग्रवाल वो बच्ची आई थी तो वो 3rd पोजीशन आई थी उड़ीसा में। तो देयर वाज अ वेरी मोमेंट ऑफ जॉय कि अब स्कूल धीरे धीरे उन बच्चों को तैयार करना शुरू किया है जो कम परसेंटेज में आके अब ज्यादा परसेंटेज लाके स्टेट में रैंक्स लाना शुरू कर दिए। आपकी हॉबी क्या है सर? मैं किताब पढ़ता हूं, योगा करता हूं, ये मेरी मेन हॉबी है। फेवरेट बुक? सबसे मेरा फेवरेट बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। डेल कार्नेगी का शायद बुक है। नहीं, ये स्टीवन कोवे का। स्टीवन कोवे, यस। कहाँ जाना चाहते हैं आप जो आप अभी तक जा नहीं पाए हैं? नो डाउट आज के टाइम में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है आपके पास बैंक बैलेंस इतना है कि अब जहां जाए वहां जा सकते हैं, बट कोई ऐसा डेस्टिनेशन जहां आप कई सालों से सोच रहे कि मुझे जाना है बट जा नहीं पा रहे? अपने अंदर। माइंड ब्लोइंग। ये आंसर मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं सोचा शायद सर स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान बोलेंगे, बट ये बहुत ही एक अच्छा। मैं हमेशा कहता हूं इंसान बाहर जाके नहीं सीखता है, इंसान अपने अंदर जाके सीखता है। और सबसे मुश्किल कोई जगह जाना है और सबसे खूबसूरत कोई जगह है तो अपने अंदर। जो अपने अंदर चला गया वो दुनिया का सारा सुख पालेगा। सर अपने अंदर जाना मतलब मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन का क्या रोल है आपकी लाइफ में? मेडिटेशन करता हूं, अभी तक वो लेवल में नहीं पहुंच पाए जो लेवल में जाना चाहता हूं। ऐसा एक मेडिटेशन लेवल जहां पे मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, यू आर सिंपली एम्प्टी। अभी हमारे दिमाग में बहुत सारा चीज भरा हुआ होता है, अगर आंख भी बंद करते हैं तो बहुत कुछ सोचते रहते हैं। ऐसा एक समय जहां पे बिल्कुल सोच खत्म हो जाए और कंप्लीटली एम्प्टी एंड यू आर इन सिंक विद द नेचर, वो चीज मैं कभी जाना पाना चाहता हूं। बच्चों को क्या गाइडेंस देंगे सर मेडिटेशन के लिए? बच्चों को हमेशा अपने बारे में, क्योंकि जब तक आप अपने को प्यार नहीं करेंगे दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। तो जब मेडिटेट करते हैं तो अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है एंड देन यू स्टार्ट लविंग द पर्सन विथ हुम यू आर फ्रॉम द डे 1। आप किसी और के साथ सेकंड 2 से हैं, लेकिन अपने आप के साथ आप सेकंड 0 से हैं। तो हमेशा अपने साथ कुछ समय जरूर बिताइए हर दिन। सर ये चीज हमने पढ़ा है और इवन हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली स्टूडेंट की लाइफ के लिए तो एक बहुत ज्यादा ही जरूरी है ये। तो आज के टाइम में
सारे स्कूल इसको एक बेसिक सिलेबस की तरह इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते, इसको अपना करिकुलम का पार्ट क्यों नहीं बना लेते कि डेली आप आइए, आप 15 मिनट या आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए, फिर अपना बेसिक स्कूलिंग स्टार्ट कीजिए। देखिए, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली चॉक एंड डस्टर कॉन्सेप्ट है एंड स्टडी एंड एग्जाम मॉडल है। जैसे ही हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो लगेगा और एक बर्डन आ गया हमारे ऊपर। ये स्वतः आना चाहिए, ये बाई नेचर आना चाहिए, ये घर से शुरू होना चाहिए कि घर में बच्चे ऑटोमेटिक मेडिटेशन करना, स्कूल के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो जाएगा। ये मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, ये स्पिरिचुअल होना चाहिए, बाई विदाउट फोर्स होना चाहिए, तब इसकी फायदा मिलेगा। एंड सर अगर हम आज देखें तो एक फैक्ट ये भी है कि ना कि जितने भी बहुत ज्यादा आज की डेट में जो सक्सेसफुल पर्सन है, मैक्सिमम लोग ना बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं है। तो आज के टाइम में लोग क्या स्पोर्ट्स की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं उनकी अर्निंग्स बहुत ज्यादा है, एक अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं वो लोग, अपनी लाइफ एक अच्छी खासी जी पा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि स्कूलों में सिर्फ बुकिश टेक्स्ट के अलावा एक सेगमेंट स्पोर्ट्स को ऐड करना चाहिए और इसके ऊपर भी एक अच्छा ट्रेनिंग उनको देना चाहिए कि वो एक अच्छा लेवल तक पहुंच के अपना देश का नाम भी कर सकें, प्लस मॉनेटरी बेनिफिट भी ले सकें? देखिए, नॉलेज होना, पैसा कमाना, सक्सेसफुल होना, ये डिफरेंट चीज है। नॉलेज कभी आपको सक्सेसफुल नहीं कर सकता, पैशन आपको सक्सेसफुल कर सकता है। और पैशन का इंप्लीमेंटेशन, खाली पैशन होने से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। पैशन को करने के लिए आपके पास पागलपन होना चाहिए। हम बहुत कुछ सोचते जरूर हैं लेकिन कर नहीं पाते। आज के डेट में जैसे आज एजुकेशन में बदलाव आया है, जैसे आज सीबीएसई बोर्ड है, एनआईओएस बोर्ड भी है, जो कहता है कि आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करिए, उसको लेकर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो पूरी वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस बच्चों के साथ है। मेरा एक ही चीज कहना है कि अगर आप सपने देख रहे हैं तो सपने को पूरा करने के लिए आपके अंदर पागलपन भी होना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगा। एंड मनी इज ए बाई प्रोडक्ट, मनी ऑटोमेटिकली आएगा अगर आप पैशनेटली चीजों को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाने की हिम्मत रखते हैं। तो संबलपुर आपके लिए क्या मायने रखता है? संबलपुर सब कुछ। संबलपुर धरती में पैदा हुआ हूं मैं। संबलपुर का मिट्टी से उपजा हुआ धान का पखाल खाया हूं मैं यहाँ पे। मेरे खून में संबलपुर का मिट्टी दौड़ रहा है, तो संबलपुर सब कुछ मेरे लिए है। और मैं संबलपुर को इंडियन मैप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह में देखना चाह रहा हूं। मैं हमेशा मानता हूं, लोगों का धारणा यह है कि भाई हम संबलपुर में हैं तो बहुत पिछड़े हैं, उड़ीसा में तो पिछड़े हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं अगर आप संबलपुर में हैं, संबलपुर की धरती में है, मां समलाई के आशीर्वाद में आप कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। मैं संबलपुर को और एक नजर से देखता हूं। मेरा ही मानना है कि संबलपुर शायद दुनिया का एक ही शहर है, शायद दुनिया का एक ही शहर है जहां पे जिनका खुद का भाषा है, खुद का नृत्य है, खुद का संगीत है और खुद का वस्त्र है। ये बहुत बड़ा चीज है। और ये सब चीज किसके पास होता है? जो बहुत अपने आप में बहुत एफ्लुएंट होते हैं या बहुत ज्यादा कंप्लीट होते हैं। तो हमारे पूर्वज, हमारे आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, वो कितने प्लान के साथ संबलपुर को गढ़े होंगे, जहां पे सब कुछ उन्होंने अपना एक नया कंट्रीब्यूशन दिया था दुनिया को। आज दोबारा से संबलपुर को वैसे बनने की जरूरत है जहां पूरा दुनिया में संबलपुर के नाम फिर से स्थापित हो। और मां समलाई के आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में संबलपुर एक नया ऊंचाई तक पहुंचने वाला है। आप सर खुद एजुकेशन से काफी रूट लेवल से जुड़े हुए हैं। करंट टाइम में आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या बहुत ज्यादा खामियां देख रहे हैं और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ये मानते हैं कि जो बच्चा है वो कमजोर है और हम एजुकेशन के माध्यम से इसको अच्छा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। हर बच्चा अपने आप में कंप्लीट है, हम सिर्फ कुछ नॉलेज दे रहे हैं एडिशनल। जैसे आज एक अगर कुक खाना बना रहा है
तो खाली खाना सब्जी कैसे बनाना है उसको हम बता दे रहे हैं, नॉलेज, लेकिन वो लाइफ नहीं है। एजुकेशन इज नॉट लाइफ, एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि बच्चों को हम पढ़ाई सब कुछ बोल के नहीं बताना चाहिए। पढ़ाई एक पार्ट ऑफ लाइफ, उसके साथ साथ हमारा संस्कार होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए, हमारे सोचने की शक्ति होनी चाहिए। उस जो 4 या 6 किताब पढ़ते हैं उस किताब से बाहर निकल के सोचने की जरूरत है। हाउ वी कैन क्रिएट, हम कैसे डिस्कवरी कर सकते हैं, कैसे नया नया इन्वेंशन कर सकते हैं। सिर्फ रटा हुआ, सिर्फ किताब देख के रट के पास लाने की जरूरत नहीं है। तो हमको ये सब चीजों में बच्चों को बताना चाहिए कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इज नॉट लाइफ। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम एक लक्ष्य लेके चलते हैं, हमको वहां तक जाना है, हम चल तो पड़ते हैं, बट रास्ते में ना फिर रुक जाते हैं, छोड़ यार उतना दूर कौन जाएगा। लेकिन अगर आपको पाना है तो आपको फिर से चलना पड़ेगा, आप फिर चलोगे। तो वैसे आपकी लाइफ में भी हमने देखा कि, मैं आपको बता दूं ऑडियंस को, कि जब इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में जब कदम रखा था तो उस समय इनिशियल फेज में बहुत तकलीफ होती है कि मतलब आप उसको चला पाओगे नहीं चला पाओगे, तो फेल हो जाएगा, ऐसे बहुत आपको सिचुएशन झेलनी पड़ेगी। बट स्टिल आज हम देख रहे हैं कि पूरे उड़ीसा में वैदिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का अपना एक अलग ही मुकाम है और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। तो सर आप बताइए अपनी जर्नी के थ्रू कि आप हमेशा ऐसे इंस्पायर्ड कैसे रहते हो, कि प्रॉब्लम तो आपको ही फेस करनी पड़ी होगी, नो डाउट, क्योंकि बिना प्रॉब्लम फेस किए कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो उस समय में आप अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट कैसे किए? क्योंकि हमने ये देखा है ना कि जब आप थोड़ा लो फील करते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, मोटिवेशन वीडियो सर्च करके देखते हो, आधा 1 घंटा देखते हो, फिर 1-2 दिन अच्छा रहते हो, फिर डाउन हो जाते हो। तो ये बाहरी मोटिवेशन तो काम नहीं करता, काम करता है इंटरनल मोटिवेशन। तो आप अपने आप को कैसे बार बार रिपीटेडली मोटिवेट करते रहते हो और अपनी हर जो आप चाहते हो उसको पा लेते हो? देखिए, सबसे पहला चीज, आई एम लकी दैट मैं गांव में पैदा हुआ। जब आप गांव में पैदा होते हैं तो ऐसे ही डे 1 से आप चैलेंजेस को फेस करना सीख जाते हैं। गांव का लाइफ आसान नहीं होता है, गांव में हर दिन चैलेंज होता है और गांव में हर दिन आपको एक डिफिकल्टी को फेस करना पड़ सकता है। और गांव के बच्चों को मैं मानता हूं स्ट्रांगली, दे आर द बिगेस्ट चैलेंजर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आई एम लकी दैट आई एम बोर्न इन अ विलेज। तो गांव में हर चीज हमारी होती थी, कोई भी चीज चैलेंज हमारी होती थी। वो तो जैसे हम तालाब में नहाने जा रहे हैं तो बोलता तू जाके वो बीच में त्रिशूल होता है ना, तो वो त्रिशूल छू के आ पाएगा, तो बोला आ जाऊंगा। जबकि मैं तैरना नहीं आना सीखाओ और जाकर हम त्रिशूल छू के आ जाते थे। ये डर नहीं लगता था कि कहीं मैं डूब जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, रास्ता में कोई सांप आ जाएगा, तालाब के अंदर सांप भी रहते हैं, तो ये डर नहीं होती थी। कोई बोलता है कि भाई ऊपर से तो छलांग मार सकता है यहाँ पे तालाब को, वहां पे बरगद का पेड़ से, बोला मार लेंगे। तो ये चैलेंजेस गांव में मैंने सीखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम आया। तो जब मैं एजुकेशन सेक्टर में आया, कहीं पे बाहर भी गया मैं, तो हर जगह पे मैं उस चीज को कोरिलेट करता कि मैं वो गांव में होता तो मैं क्या करता, और वो गांव का आनंद हमेशा जिंदा रहा, जो चैलेंज लेना सीखा और चैलेंज को जीतना सीखा। तो मैं कहता हूँ गांव में बहुत, आज उड़ीसा में कहते हैं गांव है बोलते हैं, मतलब गांव में पैदा होना एक क्या कहते हैं किस्मत की बात है, और भगवान ने मुझे वो किस्मत दिया और मैं इसीलिए हर चैलेंजेस को बहुत आसानी से डील कर लेता हूँ, पीछे नहीं हटता हूँ, और भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर उसमें बना हुआ रहता है। कभी कभी सर हमको ऐसा लगता है ना, जो आज का सिस्टम हो गया एजुकेशन में ना, बेचारा बच्चा सिर्फ पढ़ ही रहा है, वो सुबह उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, शाम तक स्कूल में रहता है, आता है फिर ट्यूशन जाता है, फिर आता है, फिर होमवर्क करता है, फिर सो जाता है, वो एक मशीन में फंस चुका है। तो इस प्रॉब्लम से, मतलब मेरे हिसाब से तो शायद ये प्रॉब्लम ही है, क्योंकि एजुकेशन का इतना ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकाल सकते हैं? आज मैक्सिमम बच्चा इसी चीज में उलझा हुआ है, तो उनको क्या लग रहा है घर में अगर वो थोड़ा सा भी अपने आप को कुछ रिलैक्स करना चाहे, कुछ खेलना कूदना चाहे, पेरेंट का प्रेशर, बेटा पढ़ वरना फेल हो जाएगा। ये फेल का जो डर है ना, ये हमारे इंडियन पेरेंट्स में बहुत ज्यादा है, वो बच्चों को फेल ही नहीं होने देते। बट शायद उनको नहीं लगता कि फेल होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप आगे और ज्यादा अच्छे से बढ़ पाओगे। इस प्रॉब्लम को कैसे हम डील कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो बता दूं आपको, पढ़ाई इतना है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन का मॉडल है वो इंक्लूसिव मॉडल है। इंक्लूसिव मॉडल क्या होता है कि हम चाहते हैं हर बच्चा 60% मार्क पा जाए, राइट। तो हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो इतना सिंपल है कि कोई बच्चा अगर महीना भर भी पढ़ाई कर ले वो पास हो जाएगा, महीना भर पढ़ाई कर ले,
इजी 60% मार्क पा सकता है, इतना सिंपल बनाया गया है। हमारे मन में जो डर है, पेरेंट्स के मन में, दूसरा मेरा बच्चा टॉप करना चाहिए। हम कोई भी चीज को आज के डेट में एंजॉय करके नहीं करते हैं। खाना भी खा रहे हैं तो ऐसे डर के मारे खा रहे हैं या तो कमजोर हो जाएंगे, ब्रश भी कर रहे हैं तो मन में डर आ रहा है तो जम्स आ जाएगा, अगर स्कूल भी जा रहे हैं नहीं जाएंगे तो दुनिया क्या बोलेगा हमारा बच्चा। हम हर चीज डर से ड्रिवन हो रहा है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उसको एंजॉय से ड्रिवन कर देंगे तो उसका मजा आने लगेगा एंड योर लर्निंग विल बी मच मच बेटर। तो मैं पेरेंट्स लोग से ये कहना चाहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बच्चा अच्छा करेगा। उसको बहुत ही एजुकेशन सिस्टम बहुत इजी है एंड एक बच्चा दिन में सिर्फ स्कूल से आने के बाद 3 घंटा पढ़ लेता है, सिर्फ 3 घंटा, तो मैं कहता हूं 80% मार्क इजीली पा सकता है। एक सर पेरेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आया है, वो बोल रहे हैं कि आज के टाइम में सर जब से कोविड आया लोग ना फोन देखने के बहुत ज्यादा आदी हो गए। आज भी जो बच्चे हैं वो जब स्कूल से घर आते हैं ना, जहां उनको फ्री टाइम मिला वो फिजिकल खेलने के अलावा, खेलकूद के अलावा सिर्फ फोन में घुस जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील कर सकते हैं? उस प्रॉब्लम को डील करने का सिंपल तरीका है, मैं माओ को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल देखना छोड़ दें, आपका बच्चा मोबाइल देखना छोड़ देगा। प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आज पेरेंट्स खुद ही मोबाइल में घुसा हुआ है, लेकिन उनको बोलने वाला कौन है? कोई नहीं बोल सकता, इसलिए हम बच्चे को बोलते हैं। और ये जो मोबाइल की आदत लगी, ये शुरुआत कैसे हुआ कि मदर बिजी है, फादर बिजी है मोबाइल में, बच्चा किसके साथ बात करे? आज घर में एक बच्चा है या 2 बच्चा, बच्चा किसके साथ खेलेगा? ज्वाइंट फैमिली रहा नहीं तो वो मोबाइल के साथ खेलता है, और जब मोबाइल के उसका एडिक्शन लग जाता है तो बोलता मोबाइल खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण भी हम है और उसका सॉल्यूशन भी हम बन पाएंगे जब ज्यादा समय बच्चों को देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे मोबाइल का आदत भी छूट जाएगा। आई थिंक सर ये हमारा आज का सेशन का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया और इसे हम अपने घर में जरूर से ट्राई करके देखेंगे, ये बहुत एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है। सर आपकी अभी तक की लाइफ जर्नी में आपने क्या एक लेसन सीखा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं लाइफ में यही चीज सीखा कि द ओनली स्टॉप इज स्टार्ट। शुरुआत करना ही एक स्टॉपेज है, अगर उस स्टॉपेज को आपने पार कर लिया तो लाइफ में जर्नी बहुत एंजॉय है। हम बहुत सारा काम कर नहीं पाते हैं क्योंकि शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शुरुआत करने के लिए बहुत डर लगता है। बहुत आदमी बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट के ऊपर रिस्क का चाशनी चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो मीठा बनेगा। हम सोचेंगे कि करेंगे 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 और स्टार्ट ही नहीं करेंगे। कोई भी चीज स्टार्ट होगा तो अंत भी होगा, तो शुरुआत करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ऑटोमेटिक फिर कारवां बढ़ते जाएगा और मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। सर आज के टाइम में, माफ कीजिएगा, आज के टाइम में ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे को एक डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का। तो आपको नहीं तक ये चीज बच्चों को स्कूल लेवल से उनको ऐसे एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करो कि वो उनका डर बचपन से खत्म हो जाना चाहिए? क्या आपका क्या राय है इसके ऊपर? बहुत अच्छा सवाल है ये। आज मुझे बहुत आदमी जानते हैं कि आई एम ए स्पीकर। आज मैं हजारों लोगों को एक साथ ट्रेनिंग देता हूँ, 10-10 हजार लोगों को भी एक साथ ट्रेनिंग दिया है मैंने, मतलब स्पीच दिया, ट्रेनिंग तो नहीं स्पीच दिया है, और ट्रेनिंग भी लेता हूँ। लगभग 1000-1500 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग लेता हूँ। आप सुन के चौंकेंगे कि 23 साल की उम्र तक मैं अपने लाइफ में कभी स्टेज में नहीं गया, कभी माइक नहीं पकड़ा, कभी नहीं। 23 साल के बाद माइक पकड़ा तो अभी तक छूटा नहीं है मेरा माइक। कोई भी चीज करने से ही होगा, जब तक नहीं करेंगे नहीं होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, हमारे मन में जो ये रहता है कि भाई मैं नहीं किया तो कैसे कर पाऊंगा। अब जब शुरू करेंगे तब से चीजें स्टार्ट होती है, और स्पीच देना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई भी चीज बोलने के पहले आपका सोच अच्छा होना चाहिए। मुझे बहुत सारी जगह बोलते हैं क्या बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छा स्पीच नहीं देता, मैं अच्छा सोचता हूं। अच्छा सोचता क्यों? क्योंकि अच्छा पढ़ता हूं, अच्छे लोगों से मिलता हूं, अच्छी बातों की चर्चा होती है। आपके मन में जब साफ मन में अगर जब आपकी पॉजिटिविटी रहेगी,
आपकी सोच में पॉजिटिविटी रहेगी। आपकी सोच में पॉजिटिविटी रहेगी तो आपके वाणी में पॉजिटिविटी रहेगी। आपके वाणी में पॉजिटिविटी रहेगी तो ये दूर तलक जाएगी, लोगों को दिल तक पहुंचेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एज ए पर्सन अपने आप को तैयार करें, सिर्फ एज अ स्पीकर हमको अपने आप को तैयार ना करें। आपके अकॉर्डिंग सर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो अभी जो चल रहा है, इसमें हम कुछ और ऐसा क्या कुछ इनोवेटिव ऐड कर सकते हैं जिससे बच्चे का पढ़ाई में और ज्यादा मन लग सके? और क्या आपने ऐसा कुछ इनोवेशन कुछ इंप्लीमेंट किया है आपके अपने मॉडल पे, या फिर आप ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा इनोवेशन लाना चाहते हैं? आज देखिए एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या हुआ है, पेरेंट्स अलग साइड में, स्कूल अलग साइड में, बच्चा अलग साइड में, तीनों का कोई मेल नहीं है। जबकि देखा जाए तीनों एक सर्कल के तीन हिस्सा है। पेरेंट्स का ज्यादा इन्वॉल्व, आज पेरेंट्स अगर स्कूल जाता है तो सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए जाता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पेरेंट्स अगर स्कूल के साथ और जुड़ के काम करें, बच्चों के एजुकेशन में और इंटरेस्ट ले, उनको लगता है कि हमने स्कूल दे दिया, अब स्कूल की जिम्मेदारी है, अब हम क्या करेंगे, हम तो बढ़िया स्कूल में अच्छा फीस दे रहे, इसमें नहीं होगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि स्कूल एक हिस्सा है पूरे सर्कल का, और हम स्कूल बच्चे को भेज रहे कुछ नॉलेज लेके आने के लिए, लेकिन बच्चों के साथ हमें ज्यादा समय स्पेंड करना चाहिए, हमें बच्चे से ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए, समाज के बारे में बात करना चाहिए, हेल्थ के बारे में बात करना चाहिए, देश के बारे में बात करना चाहिए, फूडिंग सिस्टम में बात करना चाहिए। ये सारे के ऊपर हम बात जब करने लगे, बच्चे को क्या लग रहा है लर्निंग मतलब ये 5 किताब, बिल्कुल नहीं। पूरा 12 घंटा जब तक आप जगह हैं, पूरा जो जितना वो पूरे समय लर्निंग का है ये होना चाहिए। अभी देखिए समर चल रहा है, अब बच्चा सब कुछ बैग में फेंक दिया साइड में और क्या मोबाइल लेके बैठा हुआ है, उसको लगता है यार अब लर्निंग बंद करना, जबकि ये गर्मी छुट्टी सबसे बड़ी लर्निंग होनी चाहिए। आप जाके मामा से मिल रहे हैं, पड़ोस से मिल रहे हैं, आप कितना बड़ा रिलेशन बना सकते हैं, इसीलिए सिस्टम बनाया गया था। आप आम तोड़ना सीख सकते हैं, आप गांव में तालाब में नहाना सीख सकते हैं, कितना चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर यू कैन लर्न। तो ये हमको बताना है कि नॉलेज इज नॉट ओनली इनसाइड द बुक, नॉलेज इज एवरीवेयर, जस्ट कीप योर आईज एंड ईयर ओपन। अक्सर बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं, ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, इसके बाद भी ये देखा जा रहा है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट रह जा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपके हिसाब से कहाँ कमी रह जा रही है? मैं तो पहला सवाल पूछा, नौकरी चाहिए क्यों? नौकरी क्यों चाहिए? हम दूसरों को नौकरी क्यों दे नहीं सकते? ये सबसे पहला सोच है। ये जो सोच है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं नौकरी करने के लिए, मैं कहता हूं दुनिया में बिना पढ़ाई करे हुए अच्छा नौकरी पा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आप ही ने कुछ देर पहले कहा कि जो अनएम्प्लॉयड, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जो लर्निंग है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके सोच में होना चाहिए, आपके एक्शंस में होना चाहिए, सिर्फ कुछ किताबों में नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी में भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होना चाहिए। आप किसी के अंडर में काम करने की आपकी इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, आपको किसी के साथ काम करने की इच्छा होनी चाहिए, आपके साथ किसी को काम कराने की इच्छा होनी चाहिए। ये जो माइंडसेट है नौकरी, ये अंग्रेजों से आया है। अंग्रेजों ने बोला भाई हम यहाँ के राजा हैं और आप हमारे यहाँ नौकरी करिए, आप नौकर बन करिए। ये नौकरी माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। आप काम करिए, अगर आपका अपना संस्था नहीं बना किसी और के संस्था में काम करिए, लेकिन उसके साथ काम करिए, और वो तभी होगा जब आप उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने की जरूरत रखता है। आप सोचेंगे कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं दरमा पा रहा हूं और इतना दरमा में इतना ही काम करूंगा, मेरा काम खत्म। इस माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है। अब देश 75 साल अपना स्वाधीनता पाया हो चुका है, अब स्वाधीन माइंडसेट लेके आना चाहिए, और कोई भी काम करें, चाहे खुद का कंपनी खोले या किसी और के कंपनी में काम करें, सोच एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, जो मैं लास्ट में पूछूंगा बोल के रखा था मैं। बहुत सारे ऑडियंस को क्या लगता है ना यार, स्कूल खोल लो, स्टार्टिंग 3-4 साल मेहनत है, फिर तो बस हर साल बच्चे आते रहेंगे, फीस आती रहेगी, आपका लाइफ सेट है। बट बोलते ना कि गुलाब अच्छा दिखता है बट उसके नीचे कांटे भी होते हैं। तो स्कूल फील्ड में 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम बताइए, हालांकि हमको डील तो करना पड़ेगा, बट 3 ऐसे फेसेस बताइए जो आम पब्लिक को पता ही नहीं कि आपको क्या क्या फेसेस करना पड़ सकता है। देखिए, स्कूल तो कोई प्रॉब्लम का जगह हो ही नहीं सकता। स्कूल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, स्कूल इज अ प्लेस ऑफ
लर्निंग, स्कूल इज ए प्लेस टू एक्सेल। तो स्कूल में कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। स्कूल को हमने प्रॉब्लम बना दिया है। कैसे बना दिया है? क्योंकि उसकी कड़ी को तोड़ के, जब कड़ी जुड़ जाएगा तो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। और उस कड़ी को जोड़ने की क्या जरूरत है? पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट, ये सबको एक माला पिरोना है। और देखिए उस माला को चढ़ाइए भगवान को, कितना सुंदर लगने वाला है। तो ये समझना पड़ेगा कि आज के डेट में आप कोई सोचेंगे कि भाई मैं ये काम कर लिया उसके बाद छोड़ दूंगा। सॉरी, आपको कोई भी काम जब तक आपका सांस है तब तक आपको चलना पड़ेगा। जब तक आप स्कूल चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि स्कूल का आखिरी बच्चा तक, लास्ट बच्चा, तो लास्ट बेंच में लास्ट बच्चा, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। और ये जर्नी तो हमेशा चलता रहेगा कि हर एक बच्चे को अंधेरे से उजाले की ओर लेने की जो प्रक्रिया है वो कभी नहीं रुकना चाहिए। वो टॉप टू बॉटम ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहना चाहिए। थोड़ा इसको और एलाबोरेट कीजिए। मैंने मेन हमारा कंसेप्ट था कि प्रॉब्लम क्या क्या फेस करते हैं आप लोग, जो हम आम पब्लिक को लगता है कि स्कूल खोल लो, बढ़िया, हर महीना बच्चे के पेरेंट आएंगे, पैसा देंगे, आपकी लाइफ सेट है। लेकिन जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम भी तो बताइए ना पब्लिक को, तो उनको पता चले कि आप लोग तो किन कांटों की कुर्सी पे बैठे हैं। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है सुमित जी। आई रियली एंजॉय, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ स्कूल में। देखने की नजरिया वाली बात है। आप अगर एक चक्कू को देख रहे हैं तो लग रहा है किसी को मर्डर कर सकता है, लेकिन वही चक्कू को आप लेके आप किसी का ऑपरेशन करके उसका ट्यूमर को बाहर निकाल सकते हैं। तो वैसे ही प्रॉब्लम ही ये है कि लोगों ने पेरेंट्स को प्रॉब्लम मान लिया है, मतलब स्कूलों ने बच्चों को प्रॉब्लम मान लिया है, स्कूलों ने टीचर को प्रॉब्लम मान लिया, इसलिए उनको प्रॉब्लम लगता है। मैं इन सबके साथ खूब एंजॉय करता हूं, मुझे बहुत मजा आता है जब इनके इंटरेक्शन करता हूं। और जब मैं शाम को घर आता हूं तो पूरा चार्ज होके आता हूं, मुझे खूब मजे आते हैं उसमें। एक चीज सर, आप पेरेंट लोग को क्या बोलना चाहेंगे? मतलब ये देखा गया है कि बच्चा स्कूल तो जा रहा है पढ़ने के लिए, उसके बावजूद भी बच्चे को ट्यूशन लगाता है कि बेटा तू ट्यूशन में पढ़, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो इस माइंडसेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा। वो ज्यादा अच्छा होता कि पेरेंट्स सामने हो तो मैं स्टेटमेंट देता। सर हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आप दीजिए। उनका मैं क्वेश्चन और लेता, कोई बात नहीं। मैं इसमें हमने देखा है कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में ट्यूशंस पढ़ता है, अच्छा मुझे बताइए, इतने सालों से ट्यूशंस चल रहे हैं, बच्चा फिर भी अच्छा क्यों नहीं कर पाता है? कई 100 सालों से ट्यूशन चल रहे हैं, या कम से कम पिछले 60-70 साल से ट्यूशन चल ही रहा है, फिर भी चेंज क्यों नहीं आता है? क्या ट्यूशन एक बच्चे की सक्सेस की गारंटी है क्या? चेक करें। मैं पेरेंट्स को कहता हूं, एक बार आपके अभी 10th का रिजल्ट निकला है, 10th का रिजल्ट में पेरेंट्स देखिए कि जो सा सब्जेक्ट में बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा था और उसका मार्क्स चेक कर लें एक बार, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे, चौंकाने वाले। ट्यूशंस कभी भी सॉल्यूशन नहीं बन सकता। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, मैं कहना चाहता हूं, बच्चे को जब तक हम उसको खुद को करने नहीं देंगे, बच्चा जब खुद से अपने चीजों को नहीं करेगा, कोई भी स्कूल, कोई भी ट्यूशंस उसके चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकता। उसके लिए एक पूरे प्रोग्राम सेट करने की जरूरत पड़ती है। मेरा एक प्रोग्राम चलता है डे टू सक्सेस, उसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स हम शेयर करते हैं जो एजुकेशन में क्रांति लाई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 39% का बच्चा को 93% दिला है बिना ट्यूशंस के। क्योंकि ट्यूशंस करके 39 पहुंच गई थी, उसको बिना ट्यूशन छुड़वा के हमने 93 कर दिया। 57 वाला बच्चे को 95 किया है, 61 वाले को 93 किया है, 37 वाले बच्चे को 71 किया है। बहुत सारे केस स्टडीज हैं और इनके ऊपर हमने जो हमारी थ्योरी लगाए वो चौंकाने वाले हैं और एजुकेशन सेक्टर में क्रांति ला रही है, क्रांति। तो सर ये सीक्रेट फॉर, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, बट इतना अच्छा आपने बताया, जो फैक्ट बताया कि 37 वाला 71 आ गया, 90s आ गया, ये सीक्रेट फॉर्मूला जरा रिवील कर दीजिए सर, ताकि जो हमारे पेरेंट है ना उनकी चिंता मुक्त हो जाए। ये तो ऐसे क्या फॉर्मूला आपने लगाया? वो एक पूरा ट्रेनिंग सेशन है, पूरा अलग से प्रोग्राम है उसका, लेकिन उसका बेसिक चीज ये है, बच्चों पे भरोसा करना। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों पे भरोसा करना, और ये सबसे बड़ा कमी है। मैं एक चीज आपसे सुमित जी कहना चाहता हूं,
मैं आपको तभी भरोसा कर पाऊंगा जब मैं अपने आप पे भरोसा करता हूं। तो आज के डेट में इसकी जरूरत है कि पेरेंट्स, टीचर्स अपने बच्चों को भरोसा करें। ये भरोसा करें कि ये 39 वाली 93 जा सकती है। ये भरोसा ही दुनिया का पहला टर्निंग पॉइंट है। बाकी जो स्ट्रैटेजी है, कभी हम मेरा प्रोग्राम ऑफ द डे टू सक्सेस, उसमें बिल्कुल सारा चर्चा करेंगे और आप देख के आपको बहुत खुशी होगी कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा सर, फिर हम हमारे आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का ये बोलना है कि हम इतने ज्यादा नहीं पढ़े लिखे। जब बच्चा स्कूल से आता है तो होमवर्क उसको करवाने का जिम्मेदारी नो डाउट माँ बाप पे आता है, लेकिन माँ बाप बोलते हैं कि हम इतने पढ़े नहीं है कि जिसको हम कुछ पढ़ा सकें। इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं? बहुत ही मतलब एक हार्ड प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर घर में ये फेस किया जा रहा है। प्लीज जरा मार्गदर्शन कीजिए कि कैसे वो पेरेंट इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, होमवर्क कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, होमवर्क शुरू करने की जरूरत है। बच्चे होमवर्क शुरू ही नहीं करते हैं और होमवर्क करने के नाम से वो ट्यूशन का सहारा ले लेते हैं और ट्यूशन में फिर किसी से वो टिप के स्कूल में पहुंचा देते हैं। मैं कहता हूं एक प्रयोग आप करके देखिए, बच्चे को खाली बिठाइए और बोले होमवर्क कर। वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, खाली उसको बिठाइए अपने साथ, आप देखें चीजें खुद ब खुद। मेरी बातों से आप शायद सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। जब बच्चा करने लगेगा तो उसके अंदर उत्सुकता पैदा होगा। जब उत्सुकता पैदा होगा, अगले दिन क्लास में ध्यान देके सुनेगा, टीचर को सवाल पूछेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम हमेशा बैसाखी लेके चलना चाहते हैं और बैसाखी में एकदम इतना बढ़िया वाला रिमोट वाला आ जाए कि वो बैसाखी भी अपने आप चले, हमको चलना ना पड़े। इससे चीजें नहीं होगी। आपको अगर बटरफ्लाई बनना है तो आपको कुकुन से निकलने के जो दर्द को सहना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा मां के पेट से निकलता है तो मां को दर्द सहना पड़ता है, तभी वो बच्चा बहुत हेल्दी बन के निकलता है। तो ये जरूरत है कि वो जो पेन है उस पेन के प्रोसेस में जब बच्चे को लेके जाएंगे तब चीजें होगी। आज के जमाने में सीजरियन करने से काम नहीं चलेगा, आपको बच्चे को शुरुआत करना पड़ेगा। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस इतने सालों का, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि बच्चा अगर शुरू करेगा तो अपने मंजिल में पहुंच जाएगा। बहुत ही अच्छा आपने सर इसको एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो वो प्लीज 1 महीने के लिए ट्राई करके देखिए और फिर जो रिजल्ट आएगा ना, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि बाकी लोग भी जान सके कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सर मैं सुमित जी एक चीज और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर पेरेंट्स का एक सेशन आप करें, आप 500 पेरेंट्स को बुलाइए, 1000 पेरेंट्स को बुलाइए, एंड हम पेरेंट्स से 1-to-1 पूरा एक हॉल में सेशन लेते हैं और मैं मानता हूं सेशन में उनको पेरेंट्स को बहुत कुछ फायदा होने वाला है। मेरा एक सीरीज भी चलता है, सीरीज का नाम है विजयी भवा, जो हर संडे, हर महीने का फर्स्ट संडे को सुबह 10 बजे आता है। उसमें बहुत सारे चीज को हम अनफोल्ड करते हैं और पेरेंट्स उससे भी बहुत कुछ फायदा ले सकते हैं। और अगर आपके माध्यम से कोई अगर सेशन हम करा सके, 500-1000 पेरेंट्स अगर इकट्ठा होते हैं तो मैं एक सेशन लेने तैयार हूं पेरेंट्स के साथ बात करके, ताकि हमारे संबलपुर के बच्चे दुनिया में हर जगह संबलपुर का झंडा को ऊंचा रख पाएंगे। डेफिनेटली सर, हम और हमारी पूरी टीम इस चीज को डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे एंड होपफुली हम बहुत जल्दी ये सेशन सारे पेरेंट लोगों के साथ ऑर्गेनाइज करें। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, वो पूछ लेता हूं मैं। आज के सर जो टाइम चल रहा है ना, उसमें स्पोर्ट्स में बहुत चकाचौंध है, लोग वहां पर बहुत अपना अच्छा पैसा देकर, तो आज के जो बच्चे हैं ना वो बोलते हैं कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को तो क्रिकेट खेलना है, विराट कोहली बनना है, वो देखो करोड़ रुपए कमाता है, मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, नौकरी करूंगा 15-20 हजार की। तो इस चक्कर में बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा चले जा रहे हैं। तो लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, अप टू सर्टेन लेवल तो उनको एजुकेशन तो बहुत जरूरी है ही। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम डील कर सकते हैं? स्पोर्ट्स में बच्चा खेलना चाहता है, मेरा कोई बच्चा आता है बोले मैं स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूं, बोले खेलो, दिल खोल के खेलो, जितना खेलना है खेलो। आपको हम कोई भी क्लासेस में नहीं बुलाएंगे, आपका क्लासेस हम स्पेशली संडे को अरेंज कर देंगे, आपका जिस दिन प्रैक्टिस सीरीज नहीं होगा तब कर देंगे, शाम के 6 बजे अरेंज कर देंगे, आप जितना बजे फ्री हो तो उतना बजे कर देंगे, आप प्रैक्टिस करना चालू करो। बच्चा प्रैक्टिस करना नहीं चाहता है, बच्चा सोचता है कि मैं मोबाइल देखते हुए विराट कोहली बन जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स डरा हुआ है कि मैं उसको खेलने छोड़ दूंगा तो पढ़ाई कैसे होगा, मैं छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसको अगर पैशन है वो उसमें और आगे जाते जाएगा, अगर उसमें पैशन नहीं है वो वापस आ जाएगा। तो एक बार खुला छोड़ने की जरूरत है। पतंग को आप हाथ में पकड़ के उड़ाने की कोशिश, उड़ेगा नहीं। मतलब पतंग को छोड़ो ना, देखा जाएगा, कटेगा ना, देखेंगे, कोई तकलीफ नहीं। एक बार छोड़ के देखते हैं, पतंग ऑटोमेटिकली अपना रास्ता तय कर लेगा और उसमें उड़ने की कुव्वत है तो वो दुनिया में हर जगह लहराता हुआ पूरा ऊंचा बादल में वो अपना पंख फैला के उड़ेगा। तो हर बच्चे को एक बार मौका देने की जरूरत है और उसको बताने की जरूरत है कि उसके अंदर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है एंड वी आर विद यू। रेस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा उसको खोलने की, छोड़ने की जरूरत है। सर अब समय तो देखिए थोड़ा हमारे पास कम है तो हमको सेशन को वाइंड अप करना पड़ेगा, बट जाते जाते आप हमारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भगवान ने आपको बहुत प्यार से बनाया है। बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं ये, एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गॉड। अपने आप को कमजोर मत मानिए, अपने आप को गधा मत मानिए। आप भगवान के सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। ये एक सोच बहुत कुछ बदल देगा। और भारत की धरती में अगर आप जन्म हुए हैं तो आप किस्मत वाले हैं, आप दुनिया में कुछ भी कर पाएंगे। आप समलाई माँ के धरती में जन्म लिए हैं तो मैं सोचता हूं कि बहुत ही पुण्यों का ये आपको फल मिला है कि आप यहां पे जन्म लिए। इस जन्म को, ये सर्वश्रेष्ठ जन्म है आपका और सर्वश्रेष्ठ करने की आप में ताकत है। भगवान ने आपको सब दिया है, बस इसको एहसास करिए और काम पे लग जाइए। सब कुछ पॉसिबल है, हम सब कुछ कर पाएंगे। और पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को मार्क्स के बेसिस में जजमेंट मत करिए। मार्क्स तो दिला दूंगा मैं, मार्क्स कोई बड़ा चीज नहीं है। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि पेरेंट्स मार्क्स को कितना चिंतित क्यों होते हैं। मार्क्स तो पाना बहुत आसान है, मेरे कुछ टेक्निक से लगाएंगे मार्क्स फट से बढ़ जाएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू है ही नहीं। जिस चीज को लेकर आप इतना चिंतित है उसका तो चुटकी में से इलाज हो जाता है। तो बच्चे के साथ एंजॉय करिए, फियर फैक्टर को साइड में फेंक दीजिए, एंजॉय करिए बच्चे के साथ एंड मिल के हम एक बेहतर संबलपुर, एक बेहतर उड़ीसा, एक बेहतर भारत बना सकते हैं। और इसका जो सेंटर में रहने वाले ये प्यारे बच्चे, हम इनको लेके एक नया भारत का गठन करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे श्री आनंद अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारे हर एक क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर दिया है। उम्मीद करता हूँ हमारे आज का ये सेशन बहुत सारे बच्चों को, और स्पेशली बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स के जो बहुत सारे डाउट्स है उसको क्लियर करने में अपना रोल अच्छा से प्ले किया होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर आपको लर्निंग मिला हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे अपने बाकी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करें। अगली वीडियो में बुलाएंगे किसी और स्पेशल गेस्ट को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड सर आपका भी थैंक यू कि आप इतना कम समय निकल के आए। थैंक यू।